इस्लामिक रिपब्लिक नियंत्रण खो रही है। कल रात खबरें आईं कि सुरक्षा बलों को न सिर्फ एक, न सिर्फ दो, बल्कि 3 बड़े शहरों से, जिनमें राजधानी भी शामिल है, बाहर कर दिया गया है। इन रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा बलों ने ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर, 5वें सबसे बड़े शहर और ईरानी राजधानी तेहरान पर लगभग नियंत्रण खो दिया है। अगर यह सच है तो इस्लामिक शासन के लिए अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है। यही वजह है कि ईरान के सर्वोच्च नेता ने सुरक्षा सेवाओं को सबसे ऊंचे अलर्ट पर रखा है। यह उस समय से भी अधिक है जब ईरान 12 दिन इजराइल से युद्ध में था। आयतुल्लाह ने IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को कार्रवाई की कमान संभालने का आदेश दिया है। वह ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें नियमित सशस्त्र बलों और पुलिस के दल बदल का डर है। असल में कुछ दिन पहले ही हमने पुलिस अधिकारियों के वीडियो देखे थे जिसमें वे प्रदर्शनकारियों के लिए ताली बजा रहे थे और हाथ हिला रहे थे, यानी वे भी शामिल हो रहे थे। साथ ही पुलिस के लिए उन प्रदर्शनकारियों को मारना मुश्किल होता है जो उन्हीं के मोहल्ले या परिवार से होते हैं, और यही वजह है कि आयतुल्लाह चाहते हैं कि सेना इसमें शामिल हो। यह प्रदर्शनकारियों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हम पहले ही बड़े शहरों से भयानक वीडियो और तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन दमन के बावजूद प्रदर्शनों का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 दिनों में आयतुल्लाह ने लगभग पूरी तरह से इंटरनेट बंद कर दिया है और अधिकारियों ने धमकियों की एक श्रृंखला जारी की है। लेकिन इन सब के बावजूद हम देखते हैं कि तेहरान, इस्फहान, मोसाद, कहूम और अन्य शहरों से कई वीडियो सामने आने लगे हैं। रैलियां हर दिन और बड़ी होती जा रही हैं, और यही वजह है कि अब अधिकारी सड़कों पर विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सीधे मौत की सजा देने तक का आदेश दे रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, सुनिए। अब जानकारी का एकमात्र स्रोत इंटरनेट और टेलीफोन काट दिए गए हैं और सर्वोच्च नेता अली खामेनेई उन्होंने हथियार उठाने का आह्वान किया है। प्रदर्शनकारी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलीभगत में भाड़े के सैनिक हैं। उन्होंने कहा, क्रांति की रक्षा इन आतंकवादियों से की जाएगी। उनके बयान के बाद अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगे। ऐसा लगता है कि एक बड़ा टकराव आने वाला है। सबसे बड़े प्रदर्शनों में से कुछ यहाँ मशहद में हुए हैं, जो खामेनेई के जन्म का शहर है, लेकिन सर्वोच्च नेता का धैर्य अब जवाब दे रहा है। तुम देख रहे हो, शासन के सदस्य बड़े पैमाने पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी भगवान के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं। IRGC के आतंकवादी ईरानी नागरिकों की हत्या कर रहे हैं। स्क्रीन पर तेहरान में एक प्रदर्शनकारी को सिर में गोली लगने के बाद जमीन पर पड़ा देखा जा सकता है। उसकी आंख और मुंह से खून बह रहा है। यह कल हुआ था। तेहरान में चश्मदीद गवाहों के अनुसार शहर में कम से कम 200 लोगों की हत्या हुई है। यह तो न्यूनतम संख्या है, असल आंकड़ा इससे ज्यादा हो सकता है। कर्ज शहर में भी कई लोगों की हत्या हुई। एक दोस्त के भाई जो पत्नी का शव लेने गए थे ने बताया कि उन्होंने लगभग 200 लाशों में पत्नी की पहचान की। तेहरान के डॉक्टर भी इन रिपोर्टों की पुष्टि कर रहे हैं। एक तेहरानी डॉक्टर ने द टाइम्स को बताया कि उनके 6 अस्पतालों में सिर्फ एक रात में कम से कम 217 मौतें दर्ज हुईं, जिनमें ज्यादातर की मौत बुलेट्स से हुई। वह आगे कहते हैं कि अधिकारी अस्पतालों से लाशें हटा रहे हैं। अधिकांश मृतक युवा थे, जिनमें कई को तेहरान पुलिस स्टेशन के बाहर सुरक्षा बलों की मशीन गन फायरिंग में मारा गया। कम से कम 30 प्रदर्शनकारियों की उसी समय मौत हो गई। BBC फारसी द्वारा प्रकाशित एक अन्य वीडियो में हम सिराज के एक अस्पताल को देखते हैं। इस वीडियो में अस्पताल के एक कर्मचारी के अनुसार प्रदर्शन से घायल कई लोग गंभीर हालत में देखे जा सकते हैं। वह कहते हैं कि वहां 20 घायल लोगों को लाया गया है, जिन्हें सिर और गर्दन में गोली लगी है। इस अस्पताल में सर्जनों की कमी है, जिसमें न्यूरो सर्जन, ऑर्थोपेडिक्स और नेत्र विशेषज्ञ शामिल हैं। यह साफ दिखाता है कि पिछले 2 दिनों में वह सख्ती शुरू हो गई है जिसका हमें डर था। IRGC के लिए यह दुर्भाग्य नया नहीं है। यही तरीका था जिससे वे 1969 में सत्ता में आए, और जब भी ईरानी सड़कों पर उतरे उन्होंने अपनी सत्ता ऐसे ही बनाए रख। लेकिन दुर्भाग्य से IRGC के लिए इस बार प्रदर्शनकारी धीमे नहीं पड़ रहे। लोग गोलियों के बावजूद प्रदर्शन कर रहे हैं। वे सब कुछ रिकॉर्ड कर दुनिया को दिखाने के लिए प्रकाशित कर रहे हैं। यह वीडियो देखिए, यह सबसे चौंकाने वाले वीडियो में से एक है जो मैंने देखा है।
मैं फिल्मा रहा हूं ताकि इसे देखा जा सके। देखिए क्या हो रहा है, गोलियों को देखिए, देखिए कितनी सारी हैं। देखने के लिए धन्यवाद। हमारा एक सोशल मीडिया है। ऐसी क्लिप्स ही वजह हैं कि ईरानी शासन ने इंटरनेट बंद कर दिया। वे नहीं चाहते कि दुनिया देखे कि वे क्या करने वाले हैं और अभी क्या कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश स्टारलिंक प्रदर्शनकारियों के लिए बड़ी मदद बना है। देश में लगभग 40-50 हजार स्टारलिंक टर्मिनल्स तस्करी से लाए गए हैं और अब वे सैटेलाइट से जुड़ सकते हैं और जिसके पास टर्मिनल है उसे वाईफाई दे सकते हैं। इसी कारण लगता है आयतुल्लाह ने स्टारलिंक पर कार्रवाई के लिए चीन और रूस से मदद मांगी है। इस रिपोर्ट को देखें। ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट से कुछ घंटे पहले ही स्टारलिंक टर्मिनल जाम होने लगे थे। शुरुआत में अपलिंक डाउनलिंक ट्रैफिक 30% बाधित था, जो रात 10 बजे तक 80% हो गया। इस तरह का हस्तक्षेप पहले कभी नहीं देखा गया है। इसमें इस्तेमाल की गई तकनीक सबसे अधिक संभावना है कि रूस या चीन द्वारा ईरान को प्रदान की गई है। यह एक बहुत ही चिंता का विषय है क्योंकि यह संकेत देता है कि शासन और IRGC कुछ और भी ज्यादा क्रूर चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसा कुछ जो 2009, 2019 या 2022 के विरोध में कभी नहीं देखा। सबसे पहले मुझे ये कहना है कि ईरानी शासन अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ ने इंटरनेट बंद कर दिया है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है और मैं बहुत बेचैन महसूस कर रही हूँ क्योंकि हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वे क्या करने वाले हैं जब वे अपनी क्रूरता, जो वे मानवता के खिलाफ अपराध कर रहे हैं, उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। अब मुझे कुछ लोगों से संदेश मिल रहे हैं जो स्टारलिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मारे जा रहे लोगों की संख्या बढ़ रही है। वे देख रहे हैं कि सड़कों पर लोग कैसे गोली मारकर मारे जा रहे हैं। इसीलिए मुझे ये भी नहीं पता कि जो लोग मुझे वीडियो भेजते हैं या जिनके परिवार के सदस्य मारे गए हैं उनके साथ क्या होने वाला है। वे ईरान के बाहर लोगों को संदेश भेज रहे हैं और कह रहे हैं। इन सब के बावजूद लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। यहाँ अपनी स्क्रीन पर इस क्लिप को देखिए। हम देख सकते हैं कि तेहरान में लोग शेर वाला झंडा लहरा रहे हैं। 1969 की क्रांति से पहले यह ईरान का आधिकारिक झंडा था। अब यह इन प्रदर्शनों का प्रतीक है। हम देख रहे हैं कि प्रदर्शनकारी रेजा पहलवी की तस्वीरें पकड़े हैं जो ईरान के पूर्व शाह के बेटे हैं। अब इस बात पर काफ़ी बहस है कि रेजा पहलवी को ईरान के अंदर वास्तव में कितना समर्थन है, क्योंकि ईरान एक बड़ा देश है जिसकी आबादी 92 मिलियन है और सिर्फ इतना कि लोग उनकी तस्वीर पकड़े हुए हैं इसका बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ ज़्यादा लोग नहीं हैं और इसके अलावा वह पिछले 47 सालों से देश में नहीं हैं। और यह मत भूलिए, शाह का शासन भी बहुत ही क्रूर था और बेशक हम बेटे को पिता के अपराधों के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते, लेकिन इस समय ईरानी लोग एक लोकतंत्र चाहते हैं। और बेशक मैंने देखा है कि रजा पहलवी ने सार्वजनिक रूप से यह कहा है वह सिर्फ एक संक्रमणकालीन व्यक्ति होंगे जो ईरान को लोकतंत्र में बदलने में मदद करेंगे, और यह निश्चित रूप से एक अच्छा विचार लगता है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब उनके पास देश में पर्याप्त समर्थन हो, जो अब भी बहस का विषय है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि उनके आंदोलन को व्यापक समर्थन नहीं मिला है। चलिए विरोध प्रदर्शन पर लौटते हैं। रिपोर्टों के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने तेहरान जैसे बड़े शहरों में हाईवे पर कब्जा किया है। इससे सुरक्षा बलों के लिए वहां पहुंचना मुश्किल हो गया है। यही समस्या उनके सामने है, लेकिन यह एक अच्छी बात भी है। उनके पास उतनी क्षमता नहीं है जितनी बड़े ये प्रदर्शन हो गए हैं। इसी पर हम अभी बात करेंगे। इसके अलावा हमने कल रिपोर्ट किया था कि प्रदर्शनकारियों ने महद शहर पर कब्जा किया। यही वह शहर है जहां आयतुल्लाह का जन्म हुआ था, जो उनके लिए निश्चित रूप से एक बहुत ही प्रतीकात्मक शहर है और इस्लामिक रिपब्लिक के लिए भी एक बहुत पवित्र शहर है। लगता है वे सुरक्षा बलों को शहर से बाहर किया गया है। फिर भी लगता है इस रात के विरोध प्रदर्शन उस रात से भी बड़े थे जब सुरक्षा बल हटाए गए थे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वे कई गुना बड़े हैं। शिराज में भी यही हो रहा है, जो देश का 5वां सबसे बड़ा शहर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों को बाहर कर दिया है और इसके बावजूद लोग अभी भी सड़कों पर निकल रहे हैं और प्रदर्शन स्थल लगातार बड़े होते जा रहे हैं। ध्यान रहे, देश भर में इंटरनेट बंद होने के बावजूद सब कुछ अभी भी जारी है।
प्रदर्शनकारी लगातार आते जा रहे हैं और प्रदर्शन फैलते जा रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि प्रदर्शनकारी किसी न किसी तरह से आपस में संपर्क कर रहे हैं। यह लोग सच में अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हैं और किसी भी कीमत पर बदलाव चाहते हैं। यहीं पर मैं उस समस्या के बारे में बात करना चाहता हूं जिसका सामना सुरक्षा बल कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की संख्या शायद इतनी हो गई है कि वे अब शासन की उन्हें प्रभावी ढंग से दबाने की क्षमता को चुनौती दे रहे हैं। सुरक्षा बलों को अब संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। वे एक साथ हर जगह नहीं हो सकते, खासकर जब प्रदर्शनकारी हाईवे जाम कर रहे हैं। इसी कारण हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि ईरानी शासन अब हिजबुल्लाह और इराकी मिलिशियाओं से मदद मांग रहा है जिन्हें वह पहले फंड करता था। यह वही प्रतिरोधी धुरी है जिसे अय्यतुल्लाह ने अपने पूर्व कमांडर हस्साम सुलेमानी के साथ बनाई थी। इस धुरी का मुख्य उद्देश्य ईरानी मातृभूमि से युद्ध को दूर रखना था, लेकिन दुर्भाग्यवश जैसा कि हमने 12 दिनों के युद्ध के दौरान देखा, यह काम नहीं आया और इसके ऊपर से प्रतिरोधी धुरी अब लगभग नष्ट हो चुकी है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि आयतुल्लाह अब उन प्रतिरोधी समूहों को इतनी ज्यादा धनराशि देने के बाद उस एहसान का बदला मांग रहे हैं। अब मैं अमेरिका की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। राष्ट्रपति ट्रंप इन प्रदर्शनों पर नजर रखे हुए हैं और कई सार्वजनिक टिप्पणियां कर चुके हैं। कल फिर उन्होंने बड़ी बैठक में इस पर चर्चा की। सुनिए। आपको क्या लगता है आयतुल्लाह कितने समय तक सत्ता में रहेंगे? वहाँ जो हमने ज़मीन पर देखा, अब जब प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबरें हैं, तो अमेरिका कब इसमें शामिल होगा? ईरान बड़ी मुसीबत में है। मुझे लगता है लोग ऐसे शहरों पर कब्जा कर रहे हैं जिनके बारे में कुछ हफ्ते पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं था। हम इस स्थिति पर बहुत ध्यान से नज़र रख रहे हैं। मैंने बहुत सख्ती से ये बयान दिया है कि अगर वे लोगों की हत्या करना शुरू करते हैं जैसा कि उन्होंने पहले किया है तो हम इसमें शामिल हो जाएंगे। हम उन्हें वहाँ बहुत ज़ोर से चोट पहुँचाएंगे जहाँ उन्हें सबसे ज़्यादा दर्द होगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम ज़मीनी सैनिक भेजेंगे, लेकिन इसका मतलब है कि हम उन्हें बहुत बहुत ज़ोर से चोट पहुँचाएंगे जहाँ उन्हें सबसे ज़्यादा दर्द होगा। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। ऐसे कई मामले हुए हैं जहाँ राष्ट्रपति ओबामा पूरी तरह पीछे हट गए थे, लेकिन ईरान में जो कुछ हो रहा है वह वाकई में अविश्वसनीय है। इसे देखना एक अद्भुत बात है। उन्होंने खराब काम किया है, अपने लोगों से बुरा व्यवहार किया है, अब उन्हें उसका फल मिल रहा है। हम इसे करीब से देख रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अब मैं कुछ ऐसा साझा करना चाहता हूं जिसकी आप में से कई को उम्मीद नहीं होगी। मुझे यकीन है कि हम सब चाहते हैं कि प्रदर्शनकारी अपना लक्ष्य पाएं। मुझे यकीन है कि हर कोई चाहता है कि ईरान एक लोकतांत्रिक देश बने जो शांति से रहे, लेकिन हमने यह कहानी पहले भी कई बार देखी है। हमने 2009, 2019 और 2022 में बड़े विरोध देखे हैं और हर बार ईरानी शासन ने सैकड़ों अगर हजारों नहीं तो प्रदर्शनकारियों को मार डाला और आंदोलन को कुचल दिया। अभी भी यह संभावना है कि ऐसा फिर से हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक सीधी सच्चाई है, शासन बलों के पास बंदूकें हैं, उनके पास मशीन गन हैं, उनके पास भारी हथियार हैं और प्रदर्शनकारियों के पास सच में वापस लड़ने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। हमने कुछ समूह AK-47 के साथ देखे, लेकिन ज़्यादातर प्रदर्शनकारी सिर्फ पत्थर फेंक रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर इस विद्रोह को कुचल दिया गया तो हम देखेंगे कि शासन अपने ही लोगों के खिलाफ बदले की एक क्रूर मुहिम चलाएगा। याद रहे, इजराइल से 12 दिन की लड़ाई के बाद 21,000 से ज़्यादा ईरानी गिरफ्तार हुए, जिनमें कई को फांसी दी जा चुकी है और यह प्रक्रिया जारी है। यही वजह है कि इतने सारे लोग विदेशी हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले की वीडियो में कहा, यह किसी भी विदेशी नेता के लिए सिर्फ अमेरिका नहीं, मुश्किल फैसला है। कोई नहीं जानता कि विदेशी पक्ष शामिल होने पर क्या होगा, और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका इतनी सतर्कता बरत रहे हैं। वे बयान दे रहे हैं, अपना समर्थन दिखा रहे हैं, लेकिन अब तक किसी ने भी सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं किया है। समय ही बताएगा कि आगे क्या होगा। लेकिन पिछले 2 दिनों में हमने देखा है कि शासन की सेनाओं ने अपनी हत्याएं बढ़ा दी हैं। मुझे लगता है कि यह दुनिया भर के कई नेताओं की सोच बदल सकता है। हम ईरान के विरोध प्रदर्शनों पर नज़र रखेंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे। सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, इससे हमें मदद मिलती है। मैं सैम हूँ, अगले वीडियो में मिलूंगा। ऐसी वीडियो बनाने की एक समस्या यह है जिनमें हम बहुत सारे ड्रोन हमले दिखाते हैं, भले ही वीडियो में कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल ना हो रहे हों। YouTube अक्सर हमारी वीडियो डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। पिछले हफ्ते 4 युद्ध संबंधी वीडियो डिमोनेटाइज हुई थी।
यूट्यूब के अनुसार ड्रोन या फ्रंट लाइन फुटेज दिखाना विज्ञापनदाताओं को पसंद नहीं, इसलिए वीडियो पर बैन लगाया जाता है। यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है जिसे यूक्रेनवासी लड़ रहे हैं और उसमें जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि इन सब चीज़ों को कवर करना जरूरी है और इसी वजह से हमने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बेसिक्स इनसाइडर शुरू किया। हमने इसे शुरू से बनाया है ताकि हम पर कोई प्रतिबंध न हो। हमें अपने ड्रोन हमले को ब्लर नहीं करना पड़ता, हमें फ्रंट लाइन की फुटेज को ब्लर नहीं करना पड़ता और हमें रूसी एयरबेस के तबाह होने को भी ब्लर नहीं करना पड़ता। इसके अलावा हम अपनी साइट पर कोई विज्ञापन नहीं चलाते ताकि हमें खुद को सेंसर नहीं करना पड़े, सिर्फ इसलिए कि विज्ञापनदाता हमारे कवरेज से खुश नहीं हैं। हम साइट को आपके समर्थन से फंड करते हैं, न कि विज्ञापनों से। तो अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं और हमारे वीडियो बिना सेंसर किए देखना चाहते हैं, साथ ही बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते, तो जरूर basicsinsider.com पर हमारे साथ जुड़ें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने पर आप वह सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले ही अपलोड किया है और वे सभी वीडियो भी जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। आप हमारे कवरेज और चैनल को सपोर्ट करेंगे, इसके लिए धन्यवाद। मैं सैम हूँ, अगले वीडियो में मिलूंगा।